हेलो बच्चों, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह से मन लगाकर। जैसा कि आपको मालूम होगा बच्चों, ये लाइव सेशन है। हाँ, कमेंट्स अभी तक नहीं दिख रहे हैं मुझे आप लोगों के। आ गए भाई, कमेंट्स आ गए। गुड इवनिंग भाई, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। गुड इवनिंग सबको 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 बहुत 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 गुड इवनिंग। बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है भाई? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ रहे हो? याद हो रहा है उदाहरण? नमस्ते भाई, हेलो, गुड इवनिंग सबको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। क्या हालचाल? रिवीजन कैसा चल रहा है? टेस्ट वेस्ट दे रहे हो? हाँ, लाइव हूं भाई। मोनिका जी बिल्कुल लाइव हैं। ठीक है। प्रमोद जी आप तो बाय कर रहे हो यार, अभी तो आए हैं हम। बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई क्लासिफिकेशन याद है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्वेश्चन पूछो आशीष जी, इसीलिए आए हैं भाई। सिलेबस कब तक हो जाएगा? आभा जी ने पूछा है। सिलेबस 15 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। 15 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है आस्था जी, बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, नीट की कोई अपडेट नहीं है भाई। जेई की अपडेट आई है, जेई की एग्जाम डेट आई है। अभी नीट का कोई अपडेट नहीं है, नीट के फॉर्म की कोई डेट नहीं आई है। ठीक है। हाँ, लाइव है अर्चिता जी, बिल्कुल गुड। एग्जाम्पल रोज पढ़ने हैं, बिल्कुल रोज। फ्लू की एंटीबॉडी बनती है? नहीं बनती बेटा प्रकाश जी। फ्लू जो है ना बेटा, वो आप समझो, ये जो जुकाम वाला वायरस है, फ्लू का वायरस है, ये अपन पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीजेस में, ये ब्लड तक जाता ही नहीं है, तो एंटीबॉडी कैसे बनेगी बेटा? इस बार कितनी रही नीट की कट ऑफ? सुमन जी ने पूछा है बेटा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 611 नंबर। ठीक है। नीट के फॉर्म के लिए एज नहीं होती बेटा। 31 दिसंबर 2021 तक 17 वर्ष पूरे हो जाने चाहिए। पार्थेनोजेनेसिस पूछा है तप्पू जी ने। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है बच्चा भ्रूण या जीव का निर्माण बिना निषेचन के। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मैनेजमेंट तो बात करने आए हैं ना भाई। हर्षिता जी, यही तो मैंने बोला, नीट के फॉर्म की, नीट के एग्जाम की अभी तक कोई सूचना नहीं है। कैलाश जी बिल्कुल लाइव हैं। बहुत अच्छा मनोज जी, एनसीईआरटी और नोट्स, बस कोई जरूरत ही नहीं है तीसरी चीज की, ध्यान रखना। राजगुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। बेटर करने के लिए बात करेंगे नेहा जी, यही तो है। सर मेरे बायो में सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। 340 नंबर आ रहे हैं हेमंत जी, बहुत अच्छी बात है यार। 300 ऑर्किडेक्टोमी दिया जी आप पूछ रहे हो। आस्था जी बहुत बहुत। ऑर्किडेक्टोमी और ओवरीडेक्टोमी कैसे भूल गए भाई? ऑर्किडेक्टोमी का मतलब वृषण को हटा देना शल्य चिकित्सा के द्वारा। हाँ बिल्कुल। वायरस पर एंटीबॉडी का इफेक्ट क्या है? देखो बच्चों, एक चीज सुन लेना, ये पूरा एंटीबॉडी का सिस्टम मानव स्वास्थ्य एवं रोग है ना, मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर में सारा क्लियर करा दूंगा। एंटीबॉडी कब बनेगी, किसके विरुद्ध बनेगी, क्यों बनेगी। अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वायबिलिटी का मापन अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से मापन कर सकते हो बेटा आप वायबिलिटी का। आपने ये देखा कि बीज का निर्माण या परागकण का निर्माण कब हुआ, और आपने देखा कितने समय तक उसमें अंकुरन की संभावना बनी रही, तो वो वायबिलिटी नाप लेते हो। अरे पूजा जी घबराओ मत, सब बढ़िया हो जाएगा भाई। चैप्टर वाइज बता दूंगा आज मैं, इसीलिए आया हूं कि आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता सकूं। मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मियोसिस के दौरान एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय क्यों रहता है? हेमंत जी तो आपने ढंग से नहीं सुना, मैंने बोला था जो मैंने आपको कहा। अरे आज सब बताने आया हूं। एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं ये भी बता दूंगा, वेटेज कैसा है वो भी बता दूंगा, पढ़ना कैसे है वो भी हम बात कर लेंगे आज, सब बता दूंगा। ठीक है। अब क्या पूछ रहा था मैं? नीट के लिए ई बुक्स इनफ है क्या? अभिषेक जी ने पूछा है। अरे नीट के लिए बेटा एनसीईआरटी और जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है।
हाँ आज बता दूंगा भाई मैं। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आओ आओ आओ। ओवीपेरस का मतलब है विनीता जी, ओवीपेरस का मतलब अंडज, जो अंडे देने वाले जंतु हैं वो ओवीपेरस होते हैं। ठीक है चलो ये भी बता दूंगा भाई मैं चैप्टर वाइज। हाँ हाँ चलो आ जाओ। अब सुनो एक एक करके, अभी आप कमेंट्स थोड़ी देर रुक जाना। ऑर्निथीन साइकिल में लास्ट में क्या बनता है सुन लो। ऑर्निथीन में बेटा वापस सिट्रुलिन बन जाता है ना। वापस जब जल के साथ कौन आर्जिनिन और जल अभिक्रिया करते हैं तो यूरिया और सिट्रुलिन पुनः बन जाता है ऑर्निथीन। सर नीट महाब जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। फिंगर टिप्स बुक कर सकते हो, क्वेश्चन करने के लिए कर सकते हो। ठीक है ओवरी में अपरा क्या होता है पादपों में बेटा देखो, अंडाशय जो है ओवरी और बीजांड है ओव्यूल, वो दोनों के बीच में जो संयोजन है वो अपरा कहलाता है। ठीक है नहीं जरूरत है आस्था बेटा, कोई और किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है अब आ जाओ एक बार सुन लो, पहले एक एक चीज सुन लेंगे क्या क्या बात कर रहा हूं मैं। पहले देखो बच्चों, पहले तो मैं वेटेज बता रहा हूं। ठीक है पहले अपन वेटेज की बात करेंगे, कौन से चैप्टर से कितने सवाल आएंगे वो बात करेंगे। ठीक है फिर धन्यवाद भाई अन्यनाथ। सीड डॉर्मेंसी को तोड़ते क्यों है आशीष जी? बेटा बीज प्रसूपता को नहीं तोड़ोगे तो फिर बीज अंकुरन कैसे होगा? अरविंद जी ने बोला है सर वायरस निर्जीव होते हैं तो सजीव परपोषी कोशिका तक कैसे पहुंच जाते हैं? अरे कैसे पहुंच जाते हैं मतलब हवा में होता है विषाणु, जल में होता है विषाणु, जीवों के अंदर होता है तो उससे पहुंचता है बेटा। संक्रमित भोजन और पेय पदार्थ से फैल सकता है, वाहक के द्वारा फैल सकता है, जल से पहुंच सकता है। ठीक है कोरोला एंड कैलिक्स तो बेटा अपन मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। सलोनी जी बही दलपुंज और दलपुंज होते हैं ना उनको। 250 मार्क्स आ रहे हैं पलक जी, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। प्लांट किंगडम के सबसे लार्जेस्ट प्लांट सतीश जी देखो, सबसे बड़ा प्लांट तो रेडवुड ट्री है। सबसे बड़ा जो है ना वो तो रेडवुड ट्री है बेटा। लंबों में तो फिर यूकलिप्टस की एक प्रजाति आती है बेटा, वो उसकी हाइट सबसे बड़ी होती है। ठीक है नीरज जी देखो बेटा, एक तो इतनी तेजी से है ना, इतनी तेजी से ये चैट आईडी स्क्रॉल होती है बेटा, तो मैं सारे कमेंट्स तो मुझे दिख भी नहीं पाते, जो दिख रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूं। यश जी ने पूछा है ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम। अरे भाई सारे ट्रू फ्रूट्स अपन मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, सारे ट्रू फ्रूट्स जो हैं वो सारे मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। कोकोनट मैंगो सब पढ़ेंगे, उनके एडिबल भाग भी पढ़ेंगे, वो सब मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे ना बेटा। ठीक है पल्स एंड हार्ट बीट में क्या डिफरेंस है? अरे भाई पल्स मैंने आपको बताया था, धमनियों में जब ब्लड प्रवाहित होता है तो वो जिस झटके से जिस दबाव में प्रवाहित होता है वो पल्स है, और ऐसे नोड से हृदय स्पंदन। भोजी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ अभी ज्वाइन किया, कैसे करें, क्या घबरा रहे हो? अभी ज्वाइन किया तो जो वीडियो चल रहा है उसे देखो, शनिवार रविवार जो टाइम मिले, शनिवार रविवार का जब समय मिले तो पुराने वाले बैकअप वाला सिस्टम देखेंगे। ठीक है अरे बहुत बढ़िया। अब सुनो 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 सुनो, हाँ अब मैं बताने आया हूं एससी की कट ऑफ कितनी जाती है। एससी एसटी अरे कैटेगरी की कट ऑफ 100-125 नंबर कम कर दो। जो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ जाएगी उससे 100-125 नंबर कम जाती है। ठीक है टेक्सोनोमी ऋचा जी ने पूछा है। टेक्सोनोमी बेटा लिविंग वर्ल्ड एक चैप्टर है अपने सिलेबस में, 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर, वो पढ़ाऊंगा भाई, सब चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा। वो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग किंगडम लिविंग वर्ल्ड, उसमें अपन सारी टेक्सोनोमी वर्गीकरण बताऊंगा बच्चों। ठीक है चलो एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश बेटा, मादा युग्मकोद्भेद फीमेल गेमिटोफाइट भ्रूण कोश है। ठीक है नीट एग्जाम मैंने बताया बेटा, नीट के एग्जाम कब होगा कुछ नहीं मालूम, नीट का फॉर्म अभी कुछ नहीं मालूम है। ठीक है अब सुन लो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल क्यों घबरा रहे हो देवेंद्र जी? फिर सवाल भी होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है कैसे नोट्स अभी बता रहा हूं आप लोग। अब आ जाओ भाई, चलो अब मेरी बात सुन लो। सबसे पहले तो एक बार सुन लेना भाई, मैं यहां पर वेटेज बता रहा हूं, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आएंगे ये ध्यान से सुन लेना एक बार अच्छी तरह से। आराम से कर सकते हो आशीष जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेनिया और मेटाजेनिया का प्रभाव बताया बेटा गौरी बेटा।
परागकण जो है, परागकण अगर भ्रूण कोश के अंदर की संरचना पर अपना प्रभाव दर्शाएंगे तो ज़ेनिया, भ्रूण कोश के बाहर मतलब न्यूसेलस पे या इंटेग्यूमेंट्स पे अपना प्रभाव दर्शाएंगे तो फिर वो क्या होगा, मेटाजेनिया। ठीक है। नहीं बेटा फौजदार जी, नीट एग्जाम में हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स नहीं, टोटल नंबर चाहिए होते हैं बेटा, टोटल नंबर कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं। नीट की एज 31 दिसंबर 2021 तक 17 वर्ष की पूरी हो जाने चाहिए। ह्यूमन बॉडी का बिजी पार्ट कौन सा है? सब बिजी पार्ट है भाई, सबसे अधिक लिवर है, सबसे ज्यादा अविषाक्तीकरण और उपापचय में लिवर काम करता है। ठीक है, चलो भाई अब बात कर लें इधर हम। नरेंद्र बेटा मुझे आपका सवाल अब प्लीज रिप्लाई। बेटा आपने सवाल ही क्या पूछा, देखा ही नहीं मैंने। पित्ताशय के बिना पाचन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है साक्षी जी। पित्ताशय में तो अगर पथरी हो जाती है तो उसको निकाल देते हैं, पाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पित्ताशय को हटा देने पर। एंटेरोसीलोमेट और शिजोसीलोमेट दिया बेटा, ये तो एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, जंतु जगत में पढ़ेंगे। देह गुहा सीलम की बात तो एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे बेटा। आशीष जी मैंने जवाब दे दिया बेटा आपको, है ना। अब सुन तो लो, अब सुन लो भाई, अब बात यहां पर आ गई है। अब एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। कविंदर जी ने पूछा है सर एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़नी बिल्कुल जरूरी है। डायग्राम्स जो हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, अरे रोज लाइव आएंगे राकेश जी, तो सिलेबस भी तो पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो आओ। नीट के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया अभिषेक जी, कोई बदलाव नहीं आया है। कॉस्मोपॉलिटन श्याम जी ने पूछा है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब बेटा जो हर जगह पाया जाए, जो सर्वात्रिक हो, हर आवास में हर जगह पाया जाए, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, जिसका ब्लड ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, हेमंत जी पॉजिटिव का मतलब ही है उसमें आरएच प्रतिजन होगा। अच्छा एंटरटेनमेंट आस्था जी, अरे चलो ठीक है। आ जाओ चलो आ जाओ। चलो अब एक सेकंड सुन लेंगे, पहले वेटेज का बात सुन लो भाई, सुन लेना, फिर एक चीज बताऊंगा। नीट में कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस आएंगे भाई? नीट 90, इतना तो सबको मालूम है ना। 50% जो पेपर है। अब एक मिनट, थोड़ा चैट लिखना बंद कर दो, अभी मैं आपके चैट नहीं देख रहा। अभी जो दो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने आया हूं वो सुन लो, फिर अपन वापस लास्ट के 15-20 मिनट में आपके सारे सवाल और आपके क्वेश्चंस भी मैं देख लूंगा। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है फौजदार जी, बिल्कुल हिंदी भी लिख दूंगा साथ में। अब वेटेज सुन लो भाई। नीट में कितने सवाल आते हैं? कुल मिलाकर 90 सवाल है। खुशी बेटा एमटीजी की बुक अच्छी है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अच्छी है, बिल्कुल सही। एमटीजी की बुक अगर आप कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस आप कर रहे हो, बहुत अच्छी। ठीक है, अब आ जाओ। जिसने कोर्स अभी लिया है बेटा, क्यों घबरा रहे हो? जो कोर्स अभी दिया है, कल से नया चैप्टर चालू हो रहा है, तो नए टॉपिक्स को रेगुलर पढ़ते रहो, और जब छुट्टियां आए, शनिवार रविवार आए, तब आप पुराने वाले वीडियोस भी देख लो। ठीक है अशोक जी, धन्यवाद। अब आ जाओ भाई। नीट में 90 सवाल आ रहे हैं। अब सुन लेना, सबसे ज्यादा सवाल किस वेट का आएंगे? तो मानव कार्य की सबसे ज्यादा सवाल 90 सवाल में से। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार यहां पे सुन लो भाई, मानव कार्यकी से सबसे अधिक सवाल क्यों आएंगे? सुन लो इसका कारण भी। 7 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अपन ने पढ़े, 7 चैप्टर अपन ने मानव कार्यकी के पढ़े थे, पाचन तंत्र से लेकर अपने गति व चलन तक। उसके अलावा 2 चैप्टर और 12 के एनसीईआरटी में है, मानव में जनन और जनन स्वास्थ्य। तो कुल मिलाकर कितने चैप्टर हो गए? 9 चैप्टर हो गए। कुल मिलाकर 9 चैप्टर, 15 से 22 सवाल आपके इसमें से आएंगे। सबसे ज्यादा बेटा यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम की उपिकाई 60s बड़ा होता है, 40s छोटा होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। आ जाओ एक मिनट सुन लो भाई। तो सबसे पहले मैं वेटेज की बात कर रहा हूं, ध्यान देंगे। मानव कार्यकी में कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर और 2 मानव जनन भी मैंने ले लिया और जनन स्वास्थ्य, तो 9 चैप्टर हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी।
15 से 22 सवाल, आप समझ रहे हो, 90 सवाल में से 15 से 22 सवाल सिर्फ मानव कार्यकी के आएंगे। उसके बाद देखो भाई, हम इकोलॉजी चालू करेंगे भाई। कल से कौन सा यूनिट चालू हो रहा है? इकोलॉजी का। इकोलॉजी 12th की एनसीईआरटी में है। अब इकोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स। इकोलॉजी वाले यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं, और उन 4 चैप्टर से 10 से 12 सवाल आते हैं नीट में। ठीक है, तो लगभग 30 सवाल तो आपके मानव कार्यकी और इकोलॉजी से आने हैं। 15 सबसे ज्यादा वेटेज बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। मानव कार्यकी से 15 से 22 सवाल आ रहे हैं। इकोलॉजी में 10 से 12 सवाल आपके पास आएंगे। फिर अपन ने आनुवांशिकी पढ़ी, जेनेटिक्स, आणविक जैविकी पढ़ी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी, सूक्ष्म जीव, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व, इन सब से मिलाकर 10 से 12 सवाल आएंगे। तो सबसे ज्यादा सुन लो भाई, सबसे ज्यादा वेटेज इनमें यूनिट का बता रहा हूं। 15 से 22 सवाल कार्यकी के हैं। इकोलॉजी, इसीलिए कल से इकोलॉजी चालू होगी भाई। इकोलॉजी 4 चैप्टर्स हैं, 10 से 12 सवाल आएंगे। जेनेटिक्स, इससे फिर अपन ने पादप कार्यकी पढ़ी भाई। ये नोट कर लेना, मैं बता रहा हूं, ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ये गारंटी है। इसी में से इतने ही सवाल से लेकर इस सवाल के बीच में ही आने वाले हैं। पादप कार्यकी कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर हैं। 6 से 8 सवाल आपके पादप कार्यकी से आएंगे। 6 से 8 सवाल कितने आएंगे आपके? पादप कार्यकी से। फिर कोशिका वाला यूनिट है, कोशिका वाला यूनिट है ना, जिसमें आपके पास कोशिका की संरचना है, जैव अणु है और कोशिका विभाजन है। तो 4 से 6 सवाल आपके पास इस यूनिट से आएंगे। ठीक है, तो कोशिका की संरचना, जैव अणु, विभाजन, कोशिका वाला जो यूनिट है उससे 4 से 6 सवाल आएंगे भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या है? फिर वर्गीकरण। देखो नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? अब वर्गीकरण वाला चैप्टर। वर्गीकरण में आपके पास जैविक वर्गीकरण हो गया। जैविक वर्गीकरण के बाद पादप वर्गीकरण और जंतु वर्गीकरण। कुल मिलाकर 8 से 15 सवाल इनसे आएंगे। जैविक वर्गीकरण, पादप और जंतु वर्गीकरण जो है ना, 8 से 15 सवाल इस वर्गीकरण से आएंगे बच्चों। तो आप देखो बच्चों, मेजर यूनिट जो हम हैं, मेजर सवाल लगभग इनसे देखो 90 में से 50 से 60 सवाल तक तो इन्हीं यूनिट से आ रहे हैं। तो इसी तरह से तैयारी करनी है, वेटेज। ठीक है, ऐसा नहीं है बिना सोचे समझे, बिना तरीके, बिना स्ट्रैटेजी से मेहनत तो आप कर लोगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा। जितना आप चाह रहे हो उतने नंबर नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैटेजी नहीं है, एक तरीका, एक टेक्निक नहीं है। तो वो टेक्निक कैसे होगा? एग्जाम्पल का तरीका भी बताऊंगा, अभी एक एक करके सब बता रहा हूं, आराम से सुनो। तो सबसे पहले तो ये वेटेज पर ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या बच गए भाई? अब बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स क्या क्या बच गए? अब आपके पास लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर बचा है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड के बाद पादप एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, एवोल्यूशन है, एनिमल टिश्यूज हैं। ठीक है ना, तो ये सब छोटे चैप्टर, इसमें एक सवाल आता है। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी से 4 से 5 सवाल आते हैं। एवोल्यूशन में 1 से 2 सवाल, एनिमल टिश्यूज में 1 से 2 सवाल। तो बेसिकली ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ये सुन लो, सबसे पहले जब आप तैयारी करोगे, जब आप नीट के 90 सवालों के लिए अपने सिलेबस की तैयारी करोगे, तो
इस वेटेज के हिसाब से। ये पीडीएफ मिल भी जाएगी क्लास के बाद, लेकिन ये याद नोट कर लेना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस वेटेज के हिसाब से तैयारी करो। ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे पहले अच्छी तरह तैयार कर लो। ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्य की अच्छी तरह से तैयार हो गई, इसका मतलब 20 सवाल नीट के तैयार हो गए। फिर कल से इकोलॉजी चालू हो रही है, नीट इकोलॉजी चालू हो रही है, 4 चैप्टर्स इकोलॉजी के पढ़ेंगे। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में इकोलॉजी पूरी होगी, तो उससे 10 से 12। तो आप इस तरीके से हर एक यूनिट तैयार करो। यूनिट के हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी बायोलॉजी कितना प्रतिशत हो गई। मानव कार्यकी का मतलब है मेरे पास 25% नीट तैयार हो गया सिलेबस। मानव कार्यकी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स तैयार हो गया। अरे यार मेरे पास 35% सिलेबस तैयार हो गया। अच्छा, मेरे पास पादप कार्य की कोशिका भी इसमें जोड़ दिया। अरे यार 60% सिलेबस मेरा तैयार हो गया। अब इसमें मैंने क्लासिफिकेशन भी जोड़ दिया। अरे भाई 80% सिलेबस से 90% सिलेबस तैयार हो गया। तो इस अप्रोच से, इस तरीके से तैयारी करनी है पहली चीज। ठीक है, तो अब तो सुन लो, अब सुन लो। इतना समझ आ गया भाई वेटेज के बारे में, तो वेटेज के बारे में तो समझ आ गया सिस्टम। वेटेज की तैयारी कैसे करोगे? वेटेज तो क्लियर है, किस चैप्टर से कितने सवाल बनने हैं ये तो याद रहेगा और ये याद रखना है, और ये याद रखते हुए ही तैयारी करनी है। हां खुशी जी, नोट्स और एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं जाएगा, बहुत ही बहुत है। ठीक है, अब सुन लो, अब सुन लो। आप लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स कैसे तरीके करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम्पल्स याद करेंगे? आ जाओ, आ जाओ। कैसे? मैंने ये YouTube पे वीडियो भी बनाया था, इसीलिए YouTube पे एक वीडियो भी बनाया था कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को कैसे पढ़ा जाए। हाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, भाई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से भी 2 से 3 सवाल आएंगे। खुशी जी मैंने आपका जवाब दे दिया बेटा, बिल्कुल। नोट्स और एनसीईआरटी बहुत है। फिर क्या है? देखो अब क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ोगे भाई, आ जाओ साथ में, मजा आएगा। मैंने एक बॉक्स बना दिया भाई, मैंने एक बॉक्स बना दिया। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आ जाओ। रिवीजन किसका करेंगे? पादप जगत का। किसका रिवीजन करते हैं बच्चों? पादप जगत का। तो अब मुझे बताओ, पादप जगत के जो जो उदाहरण आपको याद आ रहे हैं मुझे बताओ। जो जो उदाहरण आपको याद आएंगे मुझे बताते जाओ, मैं इस बॉक्स में भरता रहूंगा। जैसे जैसे आप उदाहरण बताते जाओ मेरे को, मैं इस बॉक्स में भरता रहूंगा पादप जगत के। कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे, बहुत मजा आएगा। आओ, अब आपके कमेंट्स देख रहा हूं भाई मैं, अब मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। जो जो पादप जगत के आपको उदाहरण ध्यान आ रहे हैं मुझे बताओ, बता दो मेरे को एक बार। जो उदाहरण आपको पादप जगत के याद आ रहे हैं मुझे बताओ। आपके कमेंट्स देखता हूं और फिर मैं लिखता रहूंगा। ठीक है? अरे यार फीस वीस की बात बेटा मुझसे मत करो यार, यहां पर पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो। रेड एल्गी में ब्लू एल्गी को क्यों रखा है? कौन से? हाँ एक ही है बेटा पलक, वो अपवाद है बेटा, रंग के कारण। आ जाओ भाई, चलो चलो, आ रहे हैं मेरे पास उदाहरण। चलो क्लोरेला उदाहरण आया, चलो मान लिया पादप जगत में यहां पर। और अरे लाइव है मानव जी, बिल्कुल लाइव है, क्या कर रहे हो यार। अब फ्यूकस, कौन सा? एनाबीना विनीता बेटा, एनाबीना तो नीलहरी शैवाल है, वो पादप जगत में कहां से आएगी बेटा? फंगाई, कवक कहां से पादप जगत में आएगी? पादप जगत के उदाहरण बच्चों, पादप जगत के। मोहक जी बहुत बहुत धन्यवाद। पादप जगत क्या कर रहे हो? पादप जगत, चलो फ्यूनेरिया, शाबाश। पादप जगत के उदाहरण बताओ भाई। एक्टोकार्पस ले लिया, एक्टोकार्पस, बहुत बढ़िया। पादप जगत के उदाहरण बताओ। स्पाइरोगायरा ले लिया, स्पाइरोगायरा। पादप जगत के उदाहरण बेटा थर्मो एसिडोफाइल चैतन्य जी, वो जीवाणु में आएगा, यहां पर कहां आएगा? लैमिनेरिया ले लो, लैमिनेरिया। साइकस ले लो, साइकस। बेटा स्ट्रेप्टोकोकस कहां से आएगा? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है, नहीं आएगा। पैरामीशियम प्रोटिस्टा जगत है, नहीं आएगा। एजोला ले लिया भाई, एजोला पादप जगत में उदाहरण।
रिक्सिया ले लो रिक्सिया, मर्केंशिया ले लो मर्केंशिया। जो उदाहरण याद आ रहा है आपके देखते देखते मैं लिख रहा हूं भाई। स्फैग्नम लेना है, लो स्फैग्नम ले लो, बिल्कुल सही। जो पादप जगत के उदाहरण याद आ रहे हैं मुझे बताते जाओ। गॉनियोलॉक्स, नेहा जी नहीं आएगा, गॉनियोलॉक्स प्रोटिस्टा जगत में आएगा। कारा, बिल्कुल कारा, बिल्कुल सही, कारा ले लिया भाई मैंने। सैरगैसम ले लिया था क्या मैंने? नहीं लिया। सैरगैसम बहुत बढ़िया, सैरगैसम ले लो भाई। लो सेलेजिनेला ले लिया मैंने, ठीक है। गिंको ले लिया मैंने, वुल्फिया ले लिया मैंने, ठीक है। राइस ले लिया, वीट ले लिया भाई, भर दिए उदाहरण, ठीक है। ये भर दिए मैंने उदाहरण भाई। अब इसी तरह से आपको भी यही करना है। अब देखो कैसे पढ़ोगे। उदाहरण पढ़ रहे हो सर, भूल जाते हैं, उदाहरण याद करते हैं, बहुत बार याद करते हैं, बोर होने लग जाते हैं, याद नहीं होता। अब सुनो, खेलो, तरीका इंजॉय करना है, ठीक है। अब आ जाओ, ये रहा मैंने बॉक्स, बॉक्स में ये मैंने सारे उदाहरण डाल दिए। अब सवाल बनाते हैं। क्या सवाल बनाऊं? आ जाओ। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताओ भाई, इनमें से कितने ऐसे पादप हैं जो असंवेदनीय हैं? कितने ऐसे पादप हैं जो असंवेदनीय हैं? अब निकालो जवाब। कितने? ये सारा बॉक्स में जितने उदाहरण आपने बताए वो मैंने डाल दिए। अब आप बताओ इनमें से कौन से पादप असंवेदनीय हैं? तो तरीका सुन लो, तरीका कैसे करोगे। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने शैवाल पढ़ा है, शैवाल के बाद ब्रायोफाइटा पढ़ा है, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा पढ़ा है, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स। यही है ना पादप जगत। अरे पादप जगत ले रहा हूं भाई मैं आज। मैं बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक नहीं ले रहा। तो पादप जगत में शैवाल से लेकर एंजियोस्पर्म तक आएंगे। अब आप मुझे बताओ असंवेदनीय कौन से होते हैं? असंवेदनीय कौन से होते हैं? शैवाल और ब्रायोफाइट। संवेदनीय उत्तक किस में नहीं मिलते? संवेदनीय उत्तक किस में नहीं मिलते? शैवाल में और ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलते। तो असंवेदनीय में क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? शैवाल और ब्रायोफाइट ढूंढना है। ढूंढो ढूंढो, हाँ एक बार ढूंढो। क्लोरेला, हाँ एक। फ्यूकस, हाँ शैवाल, 2। फ्यूनेरिया, ब्रायोफाइट, हाँ 3। एक्टोकार्पस, शैवाल, 4। स्पाइरोगाइरा, शैवाल, 5। लैमिनेरिया, शैवाल। साइकस नहीं, एजोला नहीं, टेरिडोफाइट है। रिक्सिया, ब्रायोफाइट। मर्केंशिया, ब्रायोफाइट। स्फैग्नम, ब्रायोफाइट। कारा, शैवाल। सैरगैसम, शैवाल। सेलेजिनेला, टेरिडोफाइट। गिंको, जिम्नोस्पर्म। वुल्फिया, राइस, वीट, एंजियोस्पर्म। क्या आंसर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या होगा आंसर? 11। आ रही है कि नहीं आ रही बात? इस तरह से तैयारी। पहले तो एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, पहले आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। लेकिन आपको कितने एग्जाम्पल्स याद हैं, आपकी तैयारी कैसी है, कितनी चीजें याद हैं या नहीं, वो इस बॉक्स से पता चलेगा। अरे आई कि नहीं आई बात? अरे यार ये फ्यूकस तो एक्सेप्शन है। फ्यूकस किसका एक्सेप्शन है बेटा? फ्यूकस एक भूरी शैवाल है जो द्विगुणित है। द्विगुणित का एक्सेप्शन है तो शैवाल। उसमें संवेदनीय उत्तक कहां होते हैं बेटा? आई कि नहीं आई बात समझ में भाई? आया तरीका? नेक्स्ट सवाल अब बताओ मेरे को। दूसरा तरीका, दूसरा सवाल देखो। किन में भ्रूण नहीं मिलेगा? बताओ तो। किन में भ्रूण नहीं मिलेगा? मतलब नॉन एम्ब्रियोफाइटा। बताओ कौन से ऐसे पादप हैं जिसमें भ्रूण नहीं मिलेगा? मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद।
मानवी बेटा फ्यूकस एक्सेप्शन है द्विगुणित शैवाल का, है तो उसमें भी संवेदनीय उत्तक नहीं है। चार्ट बना के करोगे बिल्कुल सही, पहली बार चार्ट बनाओगे, लेकिन चार्ट बनने के बाद याद करने के बाद कितना याद है या नहीं, ऐसे करना। आई समझ में? तो अब बताओ भाई भ्रूण किस किस में नहीं है, भ्रूण किस किस में नहीं होगा? तो भ्रूण तो केवल शैवाल में नहीं मिलेगा, भ्रूण तो केवल शैवाल में नहीं होता, ब्रायोफाइट्स में तो भ्रूण चालू हो जाता है, ब्रायोफाइट से भ्रूण चालू हो जाता है। केवल क्या ढूंढोगे? शैवाल। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे बेटा, बिल्कुल मिलेंगे। तो भ्रूण नहीं होगा, किसमें भ्रूण नहीं होगा? केवल शैवाल में नहीं होगा। तो कौन कौन से शैवाल हैं जिसमें भ्रूण नहीं है? क्लोरेला, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, स्पाइरोगायरा, लैमिनेरिया, कारा और सैरगैसम, है कि नहीं? तो भ्रूण किस किस में नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या हो गया? 7। आई बात समझ में? कैसे करोगे क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद, उदाहरण ग्रीन एल्गी आपने पढ़ ली, ब्राउन एल्गी आपने पढ़ ली, रेड एल्गी आपने पढ़ ली, फिर ब्रायोफाइट्स आपने पढ़ लिया, फिर टेरिडोफाइट्स आपने पढ़ लिया, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। लेकिन ठीक, पढ़ तो लिया, उदाहरण भी एक साथ पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में नीट आपको थोड़ी एक उदाहरण देगा, नीट तो बक्से में ऐसे उदाहरण फेंक देगा। तो जैसा सवाल नीट पूछेगा आप तैयारी भी वैसे ही करोगे, है कि नहीं? एग्जाम्पल पर ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल पर ही प्रश्न आते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ अब आप लोग करना। अब मुझे बताओ इसमें से कितने विषम बीजाणु होते हैं? कितने पादप हैं जो विषम बीजाणु या हेटेरोस्पोरस होंगे? बता दो। अरे गौरी बेटा रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा ना बेटा, पहले तो ये बता दूं, पहले एक तो करें, एक अप्रोच पूरी कंप्लीट करें, फिर दूसरा आज रिवीजन भी बताऊंगा, चैप्टर के रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, अब बता दो इसमें विषम बीजाणु हेटेरोस्पोरस कैसे पता करोगे? तो पहले तो पता करो शैवाल से लेकर एंजियोस्पर्म्स में विषम बीजाणु होते कौन कौन से हैं? कौन कौन से विषम बीजाणु होते हैं? हेटेरोस्पोरस कौन होता है बताओ तो। हेटेरोस्पोरस कौन होंगे? एंजियोस्पर्म्स आवृत बीजी हेटेरोस्पोरस होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, और कितने टेरिडोफाइट्स? एम्स, एजोला, आइसोइटीज, मार्सेलिया, सेलेजिनेला, सैल्विनिया। बताया था एजोला, आइसोइटीज, मार्सेलिया, सेलेजिनेला, सैल्विनिया, ये 5 टेरिडोफाइट्स विषम बीजाणु थे। तो बताओ कौन कौन से विषम बीजाणु हैं? इनमें कोई नहीं, ये साइकस, जिम्नोस्पर्म, एजोला आ गया हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, फिर सेलेजिनेला हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, गिंको जिम्नोस्पर्म, वुल्फिया एंजियोस्पर्म, राइस एंजियोस्पर्म, वीट एंजियोस्पर्म। कितने उदाहरण? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। ऐसे ही तो पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, ज्यादा बेहतर रूप से तैयारी भी होगी। ठीक है, क्लियर भाई चीज? अरे लाइव ही है भाई ये क्लास। आ रही है, तरीका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई आप लोगों को? एजोला क्यों भाई? टेरिडोफाइट एजोला के साथ सेलेजिनेला क्यों नहीं भाई? ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी यही करना है, हर के लिए, मोनेरा के लिए करो, प्रोटिस्टा के लिए करो, फंगाई के लिए करो, सबके लिए आप एक बॉक्स बना दो। बॉक्स में जो उदाहरण आपके दिमाग में आ रहे हैं उसको बॉक्स में डाल दो, और फिर खुद ही सवाल।
इससे मेरी गारंटी है ऐसे ही सवाल नीट में आएगा। यहां तो अपन ने इतने उदाहरण दे दिए, उसमें 4 एग्जाम्पल होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, और इसी तरह के सवाल पूछेंगे। क्लासिफिकेशन में इसी तरह के सवाल आएंगे। क्लियर भाई? क्लासिफिकेशन कैसे, हाँ बता दूंगा भाई मैं, सब 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 सब। पुष्पा जी मैंने आपको यही बताया बेटा क्लास की शुरुआत में, नीट की एग्जाम की कोई डिटेल अभी नहीं है। नीट एग्जाम के अभी फॉर्म्स ही नहीं आए बेटा। एग्जाम कब होगा किसी को नहीं ना मालूम बेटा, बट जून से पहले नहीं होगा। ठीक है, जून से पहले नहीं होगा। ठीक है बेटा। अब नीट का डेट और नीट के फॉर्म के चैट कमेंट में मत लिखो बच्चों। ठीक है। मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ाई करें, मनोज जी ने पूछा है। देखो बेटा, एक तो घंटे नहीं गिनने पड़ते वक्त, आपको उतना समय तक पढ़ना है जितने आपका जो आप करने बैठे हो। आप अगर एक टॉपिक करने बैठे हो, अगर आप एक चैप्टर करने बैठे हो, तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता जब तक पढ़ना है। घंटे नहीं गिनते हैं कभी भी। ठीक है। ऐप से कैसे करें, बीएससी और नीट साथ में कैसे करें? भाई तैयारी तो आपको नीट की करनी है, बीएससी की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। बीएससी का तो आपने केवल फॉर्म भरा होगा बच्चों। आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी है। प्राथमिकता तय करनी है मतलब आपके लिए ज्यादा जरूरी चीज क्या है, और जो चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है उस पर समय ज्यादा देना है। ई बुक पढ़ना है, पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं जो अपन क्लास में पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी की किताब है, ये 2 चीजें पढ़ लो। ये 2 चीजें अगर आपने अच्छी तरह पढ़ ली, समझ ली और याद कर ली, मेरी गारंटी है कोई उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है। मोनोइशियस और डाइशियस, हंसराज जी, अरे बाप रे, याद करो। अगर एक पादप है, एक पादप पर नर और मादा पुष्प दोनों हैं, एक पादप पर नर और मादा पुष्प दोनों हैं, तो वो मोनोइशियस पादप। और अगर एक पादप पर केवल नर पुष्प हैं या एक पादप पर केवल मादा पुष्प हैं, तो फिर वो डाइशियस पादप। मैंने एग्जाम्पल बताया था तरीका याद करने का, दे पानी दे, डीपीडी, डेट पाम यानी खजूर क्या है, डाइशियस पादप। पपीता और डेट पाम डाइशियस पादप हैं। ठीक है। खुशी जी, नीट बट सर फिर बीएससी में फेल। बीएससी में कोई फेल नहीं होता खुशी जी। एग्जाम से एक दिन पहले भी आप हल्का बहुत पढ़ के आओगे, पेपर भर दोगे तो फेल नहीं होगे, कोई दिक्कत नहीं है, सोचना ही नहीं इतना। ठीक है। स्टडी मेंटेन कैसे करें, मेंटेन वो भी बता देता हूं। ठीक है। अब एक चीज तो मैंने बता दी आपको, दूसरी चीज रिवीजन कैसे करें ये भी बता रहा हूं। अब नेक्स्ट चीज सुन लेना चैप्टर का। सर प्लांट में स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? स्पिंडल, घनश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। स्पिंडल तरकु तंतु जो है ना बेटा, वो कोशिका द्रव्य के टिब्यूलिन प्रोटीन्स बनाते हैं पादपों में। ठीक है। अब साइंटिस्ट के नाम बिल्कुल पूछते हैं एग्जाम्स में, नीट एग्जाम में साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में हैं। केवल वही वैज्ञानिक, केवल वही साइंटिस्ट के नाम, केवल वही वर्ष आपको याद रखने हैं जो आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में है। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं बनाता बेटा। नीरज जी, मैंने बायोमोलिक्यूल्स जैव अणु में बताया है, क्योंकि सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एनोमेरिक कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं, तो उनमें एनोमेरिक कार्बन स्वतंत्र ही नहीं होता, इसलिए वो रिड्यूसिंग शर्करा नहीं होती। फौजदार जी, इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी टर्म्स तो आपको याद होने ही चाहिए। अंग्रेजी टर्म्स अगर याद नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत आएगी नीट के पेपर में, क्योंकि सही सवाल सही जवाब मान्य तो अंग्रेजी वाला ही होगा बेटा। नीट में हर साल नंबर अलग अलग होते हैं। इस साल 600 नंबर, 610 नंबर चाहिए थे नीट में जनरल ओबीसी को क्लियर करने के लिए। अब अगले साल जब पेपर होगा उसके बाद कट ऑफ तय होगी भाई। ठीक है। ज्योति जी, कीर्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। लिवर और किडनी में पथरी क्यों हो जाती है? निकिता जी, मैंने बताया था किडनी में पथरी के तो बहुत कारण है बेटा। पानी कम पी रहे हो, ज्यादा अल्कोहल का सेवन है, ज्यादा आपका जो लाइफस्टाइल है उससे किडनी में पथरी बन सकती है। ठीक है। लिवर में पथरी कहां देखा बेटा? लिवर में तो वसीय अम्ल जमा हो जाते हैं। वसीय अम्ल जो हैं वो जमा होने से सिरहोसिस, लिवर डैमेज होता है बेटा। ठीक है।
10 से 15 मिनट रोज यूट्यूब पे लाइव आया करें। रोज यूट्यूब पे कैसे आएंगे यार लाइव, हफ्ते 10 दिन में एक बार आ जाते हैं बेटा। डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में डिफरेंट किरण जी, द्विबीजपत्री में 2 बीज पत्र होते हैं, एक बीजपत्री में 1 बीज पत्र होता है, यही तो प्रमुख अंतर था। बाकी अंतर तो फिर अपन मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में देखेंगे, है ना। ठीक है, फिर तो अपन ये मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में जो अंतर है ना बेटा, ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में देखेंगे बेटा। ठीक है, तो अब सुन लो भाई, हाँ, अब सुन लो। नीट का पेपर सरल या हार्ड, पढ़ा होगा तो सरल आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो हार्ड आएगा। ठीक है, अब सुन लेना, अगर आपने पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, तो नीट का पेपर बहुत आसान लगेगा। जो अपन ने पढ़ा है उसको अच्छी तरह समझा है, सरल पेपर लगेगा, बहुत सरल लगेगा। लेकिन नहीं पढ़ा है, बेईमानी कर ली, ईमानदारी नहीं रखी, तो फिर बहुत अजीब लगेगा पेपर। नॉन एम्ब्रियोफाइटा क्या होता है बेटा? नॉन एम्ब्रियोफाइटा का मतलब है जिसमें भ्रूण नहीं बनता, जिनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता। वंदना बेटा, ओवरी में अपरा मैंने बता दिया बेटा। ओवरी यानी अंडाशय और बीजांड के बीच का जो संयोजन है उसे अपरा कहते हैं, बता दिया बेटा मैंने। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, सृष्टि जी बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा एमटीजी प्रॉब्लम कैसे पूछना है? प्रॉब्लम का तो आपको एक पोर्टल दे रखा है ना बेटा, वो पोर्टल पर अपने सवाल दे दिया करो बेटा, सब बच्चे भेजते भी हैं। ठीक है, एक ही पादप में एक से अधिक पॉलिनेजेंस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं अरविंद जी, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, आ जाओ अब। 3 पेरेंट्स वेवी, पेरेंट्स वेवी क्या है बेटा? क्या सवाल नहीं समझ आ रहा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आदित्य जी, लघु बीजाणु का निर्माण। तो स्पोरोजिनस उत्तक पढ़ा था। स्पोरोजिनस उत्तक में अपन ने पराग माता कोशिका होती है। स्पोरोजिनस उत्तक में कोई भी कोशिका पराग माता कोशिका के रूप में काम करती है। उसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है और उससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। यह लघु बीजाणु जनन है। ठीक है सर, एनिमल टिश्यूज में क्या पढ़ना है हंसराज बेटा? देखो एनिमल टिश्यूज में बेटा अपन संयोजी उत्तक पढ़ेंगे और उपकला उत्तक पढ़ेंगे। रुधिर अपन पढ़ चुके हैं, पेशियां अपन पढ़ चुके हैं, तंत्रिका की उत्तक अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन एनिमल टिश्यूज में जंतु उत्तक में मुख्य रूप से उपकला उत्तक पढ़ेंगे और संयोजी उत्तक पढ़ेंगे। ठीक है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है बेटा, बता रखा है। ल्यूकेमिया में WBC की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, तो WBC की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया। ठीक है, RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मैंने बताया था हमारे फेफड़ों में जो कूपिकाएं होती हैं उसके अंदर एक फॉस्फोलिपिड लेसिथिन बनता है। अगर वो फॉस्फोलिपिड लेसिथिन नहीं बनता तो आपके जो फेफड़े हैं बच्चों के, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है बेटा, हाइमन ब्रेक जो है ना, लेकिन हाइमन ब्रेक तो किसी इंजरी से होती है बेटा या मैथुन से होती है? तो या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या कोई इंजरी हो तभी हाइमन टूटती है। ठीक है, हां भाई WBC, हां ये बता। क्लिस्टोगैमी के एग्जाम्पल बताए प्रियंका बेटा, कॉमेलेना, वायोला, ऑक्सैलिस, है ना। कॉमेलेना, वायोला, ऑक्सैलिस ये सब क्लिस्टोगैमस के उदाहरण हैं। ठीक है, आरबीसी में कोशिकीय संरचना क्यों नहीं होती? आप बताओ बच्चों मुझे। आरबीसी के अंदर केंद्र कोशिकांग नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। काम क्या करना है? काम क्या करना है आरबीसी को? आरबीसी को गैसों का स्थानांतरण करना है। तो अगर आरबीसी को गैसों का स्थानांतरण करना है तो उसके लिए उसको हीमोग्लोबिन चाहिए, उसके लिए उसको ज्यादा अधिक हीमोग्लोबिन चाहिए। तो आरबीसी ने अपना पूरा कमरा खाली कर दिया, केंद्रक हटा दिया, सारे कोशिकांग हटा दिए ताकि अधिक से अधिक हीमोग्लोबिन भर सकें। ठीक है, इसलिए उसमें कोशिकीय संरचना बाकी नहीं है। ठीक है, ब्रेन हीमोराज कैसे होता है? बहुत कारण है बच्चों। ब्रेन हीमोराज कोई इंजरी से हो सकता है, ज्यादा तनाव या स्ट्रेस से हो सकता है, कोई रसायन या केमिकल से हो सकता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन चैप्टर में चैप्टर के नाम क्या क्या हैं? एक जैविक वर्गीकरण है, पादप जगत है, जंतु जगत है। क्लोरोप्लास्ट की साइज अलग अलग है बेटा, मैंने बता रखी है, कोशिका की संरचना वाले चैप्टर में लिखा रखा है। ठीक है, क्या है भाई?
P50 क्या होता है प्रियंका जी? अरे बाप रे, P50 तो याद रखना है। P50 मैंने कहा था ऑक्सीजन का वो आंशिक दाब होता है जिस पर 50% ऑक्सी हीमोग्लोबिन संतृप्त हो जाता है। तो ऑक्सीजन का वो आंशिक दाब जिस पर 50% ऑक्सी हीमोग्लोबिन संतृप्त हो जाए, वो P50। ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन्स में स्टोलन, स्टोलन क्या है भाई? ये क्या पूछा किरण जी आपने? सबसे बड़ी आरबीसीज किसमें होती है? अरे अविनाश जी, एम्फियूमा एक होता है, उभयचर। बट क्यों पढ़, क्या आप एम्फियूमा या एनिमल किंगडम में लिखा दूंगा बेटा। एक एम्फीबियन है एम्फियूमा, उसमें आरबीसी सबसे बड़ी होती है। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज। P450 श्याम जी, P450 साइटोक्रोम P450 है। ये एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, अविषाक्तीकरण में काम करता है। ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी में बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो कैसे बनता है? यही तो बताया बच्चा मैंने। न्यूसेलस है, इंटेग्यूमेंट्स की द्विगुणित कोशिकाएं हैं, ये बिना मियोसिस और बिना निषेचन के ही तो भ्रूण बनाती हैं, तभी तो बहुभ्रूणता आती है। जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जब अपन टेस्ट ट्यूब करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बनने के बाद जब भ्रूण बन जाता है, तो भ्रूण की अगर 8 ब्लास्टोमियर कोशिका तक विकसित हुआ है, तो उसके बाद अपन एक उसको किराए की माता के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं। उसको ZIFT, जिफ्ट कहते हैं। नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में कोई फर्क नहीं है बच्चों, अभी 1-2 साल में सब अपने नोट्स में है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद करा रहा हूं बेटा, अरविंद बेटा। जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है ना, उसके वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद ने बना रखे हैं। अब वो तो ऐप में आपको ढूंढना पड़ेगा, वो चेक करो आप, ऐप में दे रखा है सब। ठीक है। अब सुन लो भाई, अब सुन लो, इतने सवाल के जवाब हैं, अब सुन लो मेरे पास। अब तैयारी, रिवीजन कैसे करोगे भाई कोई भी चैप्टर का, सुन लेना। रिवीजन स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। ठीक है। कोई भी चैप्टर, अब सुन लो, कोई भी चैप्टर जब आपने एक बार उसका वीडियो देख लिया, कोई भी चैप्टर है आपने उसको पूरा पढ़ लिया, पूरे पढ़ने के बाद, याद करने के बाद, रिवीजन का तरीका सुन लेना। रिवीजन का तरीका कैसे होगा? एक खाली पेपर ले लो A4 साइज का। जब आपको लगता है कि आपने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, एक चैप्टर आपने अच्छी तरह समझ लिया है और आपने चैप्टर को याद भी कर लिया है, तो अब रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन के लिए आप एक खाली पन्ना ले लो, एक खाली पेपर ले लो A4 साइज का, ले लो। अब खाली पेपर आपने ले लिया A4 साइज का, अब क्या करो? चलो, किस चैप्टर का रिवीजन करना है? अपन ले लेते हैं, कोई भी चैप्टर आप ले लो, अपन परिसंचरण तंत्र ले लेते हैं। तो परिसंचरण तंत्र का रिवीजन करना है भाई, तो परिसंचरण तंत्र की शुरुआत ही कहां से होगी? ब्लड से। ये ले लिया ब्लड। अब पूरा चैप्टर नहीं रखना, ठीक है? पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, पूरा चैप्टर नहीं लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, बिंदु बनाने हैं, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना है। कैसे करोगे? आ जाओ। ब्लड, ब्लड से क्या क्या होगा? शॉर्ट नोट, ये रिवीजन भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, ध्यान देंगे इधर। ब्लड की अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी, मालूम चल गया। ब्लड कितना होता है व्यक्ति में? 5 से 6 लीटर, ये हमको मालूम है। ब्लड है क्या? एक संयोजी उत्तक है, ठीक है। फिर ब्लड का रुधिर द्रव्य क्या होता है? द्रव्य भाग प्लाज्मा, बाकी रुधिर कोशिकाएं हैं। प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? 7.2 से 7.4। लिखते जाओ, कनेक्ट करते जाओ। हो सकता है कि भूल जाए, सर रुधिर प्लाज्मा का पीएच भूल गए तो क्वेश्चन मार्क डाल दो। अरे क्या टाइम लग रहा है, मैं बता रहा हूं, 5 मिनट नहीं लगने, 10 मिनट नहीं लगने पूरा ब्लड लिखने में यहां पर। अब पीएच 7.2 से 7.4, रंग कैसा है? हल्का पीला है। 90 से 92% कितना है? पानी है। प्लाज्मा प्रोटीन कितना है? भूल गए, नहीं याद आया। प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8% है, तो क्वेश्चन मार्क डाल दो। फिर प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन है। कहां बनता है प्लाज्मा प्रोटीन? भूल गए, क्वेश्चन मार्क डाल दो। याद आना चाहिए, प्लाज्मा प्रोटीन कहां बनते हैं? लिवर में।
फिर एल्ब्यूमिन सबसे अधिक मात्रा का प्रोटीन है, कार्य। ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, कार्य। इस तरह से लिखते जाओ, ठीक है। इसी तरह से लिखते रहो चीजों को। जो जो लिख पा रहे हो वो याद है, जो जो पॉइंट लिख पा रहे हो, जो जो बिंदु कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया हुआ है। आपके हिप्पोकैम्पस ने उसको याद कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब अगली बार चैप्टर पढ़ोगे ना, तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो क्वेश्चन मार्क थे वही देखने की जरूरत है। अरे करके तो देखो, बहुत मजा आएगा, और इससे इतनी अच्छी एक चैप्टर तैयार होगा कि फिर कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है निकिता बेटा, याददाश्त अलग अलग सिस्टम है बेटा, वो सारा फ्रंटल लोब से संबंधित है बेटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आ रही है बात समझ में। साइंटिस्ट का नाम मैंने बता दिया बेटा, ज्योति बेटा, साइंटिस्ट का नाम मैंने कहा। केवल वही साइंटिस्ट, केवल वही वर्ष नीट में एग्जाम में आएंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी में जितने भी वैज्ञानिकों के बारे में दे रखा है, जितने भी आंकड़ों के बारे में दे रखा है, वो याद रखने हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में इस पेपर में, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का जब जोड़ा होता है, सेंट्रियोल का जोड़ा और उसके साथ उनका कोशिका द्रव्य, ये मिलाकर तारक का या सेंट्रोसोम कहलाता है। ठीक है भाई, 1 और 2, ये तो 2 तारक केंद्र हो गए। अब ये दोनों तारक केंद्र और इनका कोशिका द्रव्य, इस पूरी संरचना को क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम। और इसे क्या कहेंगे? सेंट्रियोल। ठीक है, अब सुन लो भाई, वर्षा जी ने पूछा है सर ब्रेन के कौन से पार्ट में इंजरी होने से कोमा में चले जाते हैं। अब सुन लो, जब एक व्यक्ति कोमा में जाता है तो उसका उपापचय तो काम करता है। एक व्यक्ति जब कोमा में जाता है तो उसका उपापचय काम करता है, मतलब मेड्यूला काम कर रहा है, लेकिन वो होश में नहीं रहता, मतलब उसका प्रमस्तिष्क काम नहीं करता। कोमा का मतलब है उसके प्रमस्तिष्क जो है उसमें इंजरी हुई है, उसके भाग प्रभावित हुए हैं, मेड्यूला पर प्रभाव नहीं आया है। ठीक है, सबसे लंबी सेल भाई, हमारा शरीर की सबसे लंबी सेल न्यूरॉन है भाई। मैंने बताया था सर से लेकर मस्तिष्क से लेकर पैरों तक जाती है, इतनी लंबी है। ठीक है, तो ये तरीका समझ आया क्या बेटा? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशन मैंने कराए हैं बेटा, सारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस मैंने करा रखे हैं और वो ऐप में अवेलेबल हैं। आई समझ में? चेक कर लेना बेटा, ऐप में वीडियो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है भाई, क्या है भाई, नीट का पैटर्न हमेशा सेम, अभी तक तो सेम है बेटा, अभी तक तो नीट के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर कोई बदलाव आएगा, अगर कोई बदलाव होगा तो मैं बता दूंगा आकर, अभी तक कोई बदलाव नहीं है। मोटिवेशन की बात, अरे मोटिवेशन तो आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो यार, आप लोग इतनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तीनों सब्जेक्ट्स लगातार मन लगा के पढ़ रहे हो, अच्छा कोशिश कर रहे हो, बढ़िया है, इसी को मेंटेन करो बच्चों। याद रखना, हमेशा इंपॉर्टेंट चीज है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। होता क्या है, एग्जाम से 2 दिन पहले अपन बहुत पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देने के बाद 2-3 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो यह अनिरंतरता है। कभी भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए कि 3 दिन तो बहुत मेहनत की सर, बाकी 3 दिन नहीं मेहनत की, फिर 3 दिन मेहनत की, फिर 3 दिन मेहनत नहीं की, तो यह गड़बड़ करती है। क्योंकि जब आपने 3 दिन बहुत मेहनत की और उसके बाद बाकी 3 दिन मेहनत बिल्कुल नहीं की, तो वो पहले 3 दिन की मेहनत भी बेकार चली जाती है। अरे आपका ही तो मैं जवाब दे रहा हूं, जिसमें फैन ऑफ नाटा जी, आपका अखिलेश जी है क्या? मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं बेटा। तो आपको निरंतरता, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है भाई। भले ही 3 दिन को आप 6 दिनों में डिवाइड कर दीजिए, 3 दिन की जो मेहनत है ना उसको 6 दिनों में डिवाइड कर दीजिए। हर दिन मतलब 3 दिन आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, उससे अच्छा है कि आप 3 दिन को 8 घंटों में डिवाइड कर दो। तो इस तरह से 6 घंटे का स्लॉट बना लो। निरंतरता, कंसिस्टेंसी पढ़नी है बेटा। QRS ECG में होती है निलय, निलय का जब विध्रुवीकरण होता है, निलय का विध्रुवीकरण होता है, उसे अपन QRS वेव कहते हैं। ठीक है,
हाँ मिलने दो ना, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में एनसीईआरटी से बाहर मिल रहे हैं क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी के बाहर तो चीजें आएंगी ना जो अपन ने नोट्स में लिखी है, बिल्कुल पढ़ना है उसके साथ। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं भाई, रोज हाँ रोज तो पढ़ना है भाई, रोज तो पढ़ना ही पड़ेगा। तप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद। फौजदार जी क्या सवाल पूछा आपने, अंदर पथरी हो जाए तो पेन होता है, क्या सवाल पूछा है आपने? लेजीनेस को दूर कैसे करें? एक तरीका बता रहा हूं राजगुरु जी कि सर अगर आपको ऐसा लेजी या लेजी हो गए हो आप और पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, जिस दिन नींद से सुबह उठो, सुबह उठ के अगर आपका मन नहीं है पढ़ने का, आप ये सोच रहे हो कि यार आज नहीं पढ़ते कल कर लेंगे, तो ये सोचना कि जिस दिन आप नहीं मेहनत कर रहे, जिस दिन आप नहीं पढ़ रहे हो, उस दिन वो 1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो एंट्रेंस में निकल जाएंगे। ठीक है, जिस दिन ये लगे कि आज नहीं पढ़ना, जिस दिन लगता है कि आज मेहनत नहीं करते, आज ठंड ज्यादा है, आज सुबह जल्दी नहीं उठते, तो उस दिन वो स्टूडेंट, वो व्यक्ति तो सुबह जल्दी उठा है, उस व्यक्ति ने ईमानदारी से पढ़ाई की है, उस व्यक्ति ने डिसिप्लिन बनाए रखा है, जो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप को मोटिवेट जरूर कर देगा भाई। रोज सुबह जिस दिन आलस आए, जिस दिन मन ना करे, उस दिन ये सोचना कि वो स्टूडेंट आलस नहीं कर रहा, वो स्टूडेंट तो मेहनत कर रहा है। ठीक है, ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन है, तो ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन है इसका मतलब तैयारी कमजोर है, सीधी सी बात है। ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो तैयारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। नोट्स के अलावा मैंने बोल रखा है कि एनसीईआरटी भी पढ़नी है। बेटा पथरी बनने पर पेन क्यों होता है? पथरी बनने पर पेन इसलिए होता है बेटा क्योंकि उस अंग का कार्य रुक जाता है, कार्य रुक जाता है, रुधिर प्रवाह धीमा हो जाता है और जो ग्राही हैं रिसेप्टर्स वो सक्रिय हो जाते हैं। एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक्स में डिफरेंस है बेटा। एंटीबायोटिक तो दवाइयां हैं, ऐसी दवाइयां हैं जो जीवाणु को नष्ट करती हैं, और एंटीबॉडी तो अपना प्रोटीन है जो अपना शरीर खुद बनाता है किसी भी सूक्ष्म जीव या संक्रामक जीव से लड़ने के लिए। ठीक है, डोपामीन तो न्यूरोट्रांसमीटर है मनोज जी, अपन ने पढ़ा था। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अपन ने पढ़ा। हाँ वही ऑल इंडिया टेस्ट जो 15 है। ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सुन लेना, जो यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और उससे जो आपको डेटा आंकड़े मिलते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक है, अब क्या है भाई, 11th वाले भी 12th वाले चैप्टर। अच्छा, जो बच्चे 11th में है ना बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं, आपका प्राइमरी फोकस, मुख्य फोकस जो होना चाहिए वो 11वीं पर, क्योंकि 11वीं आधार है, बेस है, फाउंडेशन है। तो 11वीं के टॉपिक्स तो सबसे पहले तैयार करने हैं। 12th के टॉपिक्स अगर आप 11वीं में तैयार नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके पास अगले साल का भी समय है। तो जो 11वीं में अभी है उनका प्राइमरी फोकस, प्राथमिक फोकस 11वीं के टॉपिक्स पे होना चाहिए। जो भी नए एडमिशंस हैं, नए एडमिशंस होंगे तो आपने 11वीं 12वीं पढ़ रखी होगी, चीजों को पहले से पढ़ रखा होगा, तो घबरा क्यों रहे हो? आपको तो वैसे ही रिवीजन करना है भाई। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बताया था आपने, सामान्य बहिश्वसन किया बेटा आशीष जी। सामान्य बहिश्वसन करने के बाद जो वायु का आयतन फेफड़ों में रह गया वो एफआरसी है, वो एफआरसी है। तो एफआरसी में आरवी है जो अंदर ही रहता है, और ईआरवी आपने बाहर निकाला ही नहीं, तो एफआरसी का मान क्या हो गया? टीवी प्लस ईआरवी। ठीक है भाई, क्लियर है? जीरो लेवल से क्या भाई, जो नहीं पढ़ा है वो एग्जाम में आ गया तो इसीलिए तो हर चीज पढ़ लेना, कोई चीज छोड़ के ही मत जाना। जब कोई चीज छोड़ के ही नहीं जाओगे तो फिर एग्जाम में कैसे आ जाएगी? एग्जाम में वही आएगी जो आपने पढ़ा है। ठीक है, ड्रॉपर्स के लिए देखो भाई, मैंने आपको बताया ड्रॉपर्स के लिए एक तरीका तो एडवाइस का ये था कि जिस दिन आपको आलस लग रहा हो, जिस दिन आपको लग रहा हो कि आज मन नहीं है, उस दिन बाकी बच्चों को नहीं लग रहा है, एक तो ये सोच है। दूसरा, तरीका बदलना है, क्योंकि आपने चीजें 10-10 बार, 20-20 बार, 30-30 बार पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको तरीका बदलना है। मन किया क्लासिफिकेशन पढ़ने का, मन किया किसी चैप्टर को रिवाइज करने का, तो बॉक्स बनाकर, फ्लो चार्ट बनाकर,
तरीके बदलकर उसको मेहनत करके पढ़ो, तरीका बदलो। जो ड्रॉपर्स हैं, आप लोग चीजें पहले पढ़ चुके हैं, आपको चीजें याद हैं, लेकिन बोरियत महसूस हो सकती है, कुछ चीजें कमजोर रह सकती हैं, तो तरीका बदलना है, कॉन्सेप्ट पर, समझने पर ज्यादा फोकस लेना है। ठीक है भाई, क्लियर है? क्या है भाई? संडे को बैक कोर्स की लेने से देखो बेटा, सैटरडे संडे हफ्ते में 2 दिन तो आपको देखने पड़ेंगे, और 2 दिन में आपको कम से कम 3 या 4 वीडियोस, 4 या 5 वीडियोस तो देखने पड़ेंगे बेटा, अगर आपको बैकअप पोर्शन कंप्लीट करना है तो। टेरिडोफाइट्स में 2 है बेटा लाइफ साइकिल, एक तो सम बीजाणु टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल अलग होती है, एक विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल अलग होती है, तो 2 याद रखनी है ना बच्चों? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का सिलेबस भी दे रखा है बेटा ऐप में सब दे रखा है, ध्यान से आप देखोगे सब। वैक्सीन में एंटीजन होता है, बिल्कुल पुष्पा जी। मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें टीकाकरण, वैक्सीनेशन भी पढ़ेंगे। तो वैक्सीनेशन में मरे हुए या निष्क्रिय हुए वे प्रतिजन, एंटीजन ही होते हैं, बिल्कुल सही, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, डार्टोस मसल्स होती हैं बेटा, ठीक है, बताया हुआ है। और क्या है? वीसी, वाइटल कैपेसिटी, मैंने बताया था आपको फेफड़ों की क्षमता पता करनी है, आपके फेफड़ों की या श्वसन पेशियों की क्षमता पता करनी है, तो आप बलपूर्वक बहिश्वसन करोगे, बलपूर्वक अंतः श्वसन करोगे, इसे वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। तो इसमें आपने टीवी किया, आईआरवी किया, ईआरवी किया, तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी वाइटल कैपेसिटी है। ठीक है बच्चों, तो अब क्लियर है? तो आई होप, हाँ बिल्कुल, स्कायोफाइट्स बताया था भाई श्याम जी, जो छायादार पादप हैं। ब्रायोफाइट्स हैं जो छाया में रहते हैं, छायादार पादप हैं, ज्यादा धूप नहीं चाहिए जिनको, उनको स्कायोफाइट्स कहते हैं। जिनको धूप ज्यादा चाहिए, जो सनलाइट ज्यादा प्रेमी होते हैं सूर्य के, वो हीलियोफाइट्स हैं। ये इकोलॉजी में मैंने बताया हुआ है, तो सुन लेना बच्चों, कल से इकोलॉजी चालू हो रही है। इकोलॉजी के 4 चैप्टर्स हैं, लगभग 3 हफ्ते में इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। पेस सेटर एवी नोड होता है पूजा जी, पेस मेकर एसए नोड है, पेस सेटर एवी नोड है। ठीक है, नीट में साइंटिफिक नाम पूछते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है अशोक जी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब कुल डब्ल्यूबीसीज, कुल डब्ल्यूबीसीज जो रुधिर में होते हैं उसको टीएलसी कहते हैं। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट। न्यूरॉन विभाजन क्यों नहीं करते? उनमें तारक केंद्र, सेंट्रियोल्स नहीं होते, ये तो बता रखा है मैंने। ठीक है भाई, अरे सिलेक्शन हो गया तो उत्कर्ष में बुलाया जाएगा, अरे उत्कर्ष में बुलाया भी जाएगा, आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसी तरह से भाई मन लगा के पढ़ते रहना, ईमानदारी से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, क्लियर? आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और इंटरैक्ट करके, बट भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है चीजों को। अभी समय है, समय अच्छा आने वाला है आगे भी, बट मन लगा के पढ़ाई करते रहेंगे। माइनस मार्किंग नीट में, सवाल जवाब अगर सही किया हो तो +4, गलत किया हो तो -1। ठीक है भाई? हाँ, डार्टोस मसल्स होती है, बताया ना बेटा, वृषण में की जो पेशियां हैं उनमें डार्टोस मसल्स बताया था ना बेटा। ठीक है प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, टीबी सब पढ़ेंगे अपन, मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर बाकी है ना, उसमें सारे मानव रोग पढ़ेंगे अपन, उसमें प्रतिजन प्रतिरक्षक भी बताऊंगा सारा। इकोलॉजी के बाद मानव स्वास्थ्य एवं रोग ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, नीट 2 बार नहीं होगी भाई, साल में 1 ही बार होगी। नीट साल में 2 बार नहीं हो सकती, साल में 1 ही बार होगी। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहना। पल्मनरी का मतलब फुफ्फुस से संबंधित, लंग से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित। ठीक है भाई, चलो भाई, अब ध्यान लगा के, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। इसी तरह से जब इकोलॉजी का यूनिट कंप्लीट होगा बच्चों, तो फिर अपन एक लाइव इंटरैक्शन करेंगे। तो एक टॉपिक खत्म होने के बाद हम क्या करते रहेंगे? लाइव इंटरैक्शन करते रहेंगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ते रहना भाई बच्चों, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से पढ़ाई करो और चीजों को समझते रहो और याद करते रहो। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।